हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, जो कि एचटेट टीजीटी साइंस और जो डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम होता है टीजीटी के लिए ही नेचुरल साइंस का, इन दोनों एग्ज़ाम्स के ही हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओर ऑफ एल्युमिनियम बॉक्साइट इज। यहाँ पर देखो आपसे ये पूछा है कि एल्युमिनियम का एक ओर होता है बॉक्साइट। यहाँ पर देखो ओर का नाम भी बताया है आपको, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का एक ओर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एल्युमिनियम का ओर क्या होता है। तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस बॉक्साइट का फॉर्मूला बताना है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको Al2O3, सेकंड दिया है Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड ही है और साथ में क्या है 1 वाटर मॉलिक्यूल है। थर्ड ऑप्शन दिया है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड ये है और इसके साथ क्या है 2 वाटर मॉलिक्यूल है। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है Na3AlF6। ये क्या होता है, ये इस Na3AlF6 इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है क्रायोलाइट। और ये जो क्रायोलाइट होता है ये भी क्या है भाई, एल्युमिनियम का ओर ही होता है ये भी। ठीक है, ये एल्युमिनियम का दूसरा ओर है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है आपसे, बट बॉक्साइट के लिए उसने फॉर्मूला पूछा है। तो जो बॉक्साइट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 3, विच इज़ जो आपको क्या दिया है, वो दिया है आपको Al2O3.2H2O। तो यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ। देखो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफिक के ऊपर एक क्वेश्चन है। ये एक सेपरेशन टेक्निक होती है क्रोमेटोग्राफी। तो ये पूछा है कि इसका जो मिक्सचर होता है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के लिए जो मिक्सचर बनाते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका बेसिस क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखो इसके लिए जो फिनोमिना होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है एड्जॉर्प्शन पे डिपेंड। तो अब हम यहाँ पर चारों ऑप्शन देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल आंसर बनता है। फर्स्ट आपको दिया है कि देयर सॉल्युबिलिटी इज इन द सेम सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी दिया है यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन आपको दिया है द डिफरेंस इन देयर वोलाटाइल नेचर। तो यहाँ पर देखो वोलाटाइल प्रॉपर्टी के बारे में बात की है। थर्ड आपको दिया है देयर डिफरेंट कलर्स अंडर सिमिलर कंडीशन, यहाँ पर कलर की बात की है। जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है वो क्या है, डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ देयर एड्जॉर्प्शन बाय सेम मटेरियल। ये क्या होता है, सेम मटेरियल की प्रेजेंस में क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है डिफरेंट एक्सटेंट तक। यानी कि जैसे देखो आपने अगर प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आपको पता होगा कि क्रोमेटोग्राफिक जो प्लेट होती है, जो हम क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं उस पे क्या होता है, यहाँ पर ऐसे मार्क लगा होता है और उसमें क्या होता है, एक स्टेशनरी फेज़ होता है और एक मूविंग फेज़ होता है जिसे हम मोबाइल फेज़ भी बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, जो डॉट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कलर सेपरेशन होता है। तो वो फेज़ मूव करते हैं, तो वो किसके बेसिस पे करते हैं, वो एड्सॉर्प्शन ही मेन जो फिनोमिना होता है, एड्सॉर्प्शन ही मेन एक प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर 4, द डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन बाय सेम मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दी है ये पोटाशियम परमैंगनेट की, और ये क्या है, यहाँ पर देखो ऑक्सैलिक एसिड है ये, इसके साथ यहाँ पर ये रिएक्शन दी है। और इस रिएक्शन में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर देखो KMnO4 का, यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट का आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट। तो देखो इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट को पता करने के लिए वैसे हमें क्या चाहिए होता है, मोलर मास चाहिए होता है। अब देखो यहाँ पर अगर मोलर मास हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जिसके लिए भी हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, पोटाशियम परमैंगनेट के लिए। तो यहाँ पर तो देखो इस क्वेश्चन में मोलर मास आपको दिया हुआ ही है, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। इक्विवेलेंट मास में फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो वहाँ पर हमें मोलर मास चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप क्या करते हो, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का क्या करते हो, सम करते हो और फिर इस तरह से टोटल हम मोलर मास क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और देखो अब इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा भाई, मोलर मास। ठीक है, और अपॉन में क्या आते हैं, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन हो रहे हैं। ठीक है, एन फैक्टर आता है। तो यानी कि एन फैक्टर क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं भाई, गेन या फिर लूज हो रहे हैं रिएक्शन में वो। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें देखो KMnO4 के लिए पूछा है उसने, तो हम अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट में और जो प्रोडक्ट में जो मैंगनीज का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसी के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखो KMnO4, यहाँ पर हम मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर MnO2 में मैंगनीज जो डाइऑक्साइड दिया है इसमें आप मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर कर देखते हैं। आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना। तो देखो KMnO4 में जब आप कैलकुलेट करोगे तो जिसके लिए भी हमें कैलकुलेट करना होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो पोटाशियम के ऊपर क्या चार्ज होगा, +1,
और मैंगनीज़ का क्या हो जाएगा भाई +x, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम है 4, और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2, तो टोटल कितना हो जाएगा -8। अब ये ओवरऑल तो क्या है न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देखो KMnO4 के ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर जब आप x की वैल्यू पुट करोगे मतलब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 8 - 1 कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर यहाँ पर KMnO4 में इस जगह यहाँ पर क्या हो गया है भाई, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो कितनी कैलकुलेट की है आपने +7। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर देखो जब आप MnO2 में कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर मैंगनीज़ के लिए लिखा हमने x, और कितने ऑक्सीजन एटम है 2, और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है भाई -2, तो कितना हो जाएगा टोटल -4 इज़ इक्वल टू में ओवरऑल कोई चार्ज नहीं हो, क्या आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब देखो यहाँ पर +7 से क्या हो रहा है +4, तो यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं गेन या फिर लूज़ हो रहा है, जो इनका चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है 3 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एन फैक्टर की वैल्यू है वो क्या बन गई है भाई 3 बन गई है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट मास के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो वो क्या होता है इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलर मास यहाँ पर देखो KMnO4 का क्या दिया है भाई 158। डिवीज़न में हम क्या करते हैं एन फैक्टर यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज़ हो रहे हैं, तो वो भी हमने देखा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का। तो जब आप इसे यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये कितना आंसर आएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 और फिर ये 3 2 ज़ा 6, तो यानी कि 52 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन में से आपको एक ही ऑप्शन में ये दिया है, वो दिया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में 52.66, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 52.66 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये मैचिंग का क्वेश्चन है और इसमें ये आपको एक साइड मेटल दी है और दूसरी साइड उसका मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन पूछा है कि कौन से मेथड से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक तरह से एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं मेटल को प्योरीफाई फॉर्म में क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं, प्योरीफाई फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब देखो एल्युमिनियम के लिए यहाँ पर जो चारों पॉइंट्स हैं इनमें से कौन सा पॉइंट सूटेबल होगा एक्सट्रैक्शन के लिए, वो होगा फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है आपको कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड डिसॉल्व इन मोल्टन क्रायोलाइट। तो एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के लिए यहाँ पर देखो क्रायोलाइट आएगा, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट का तो ए आ गया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चारों ऑप्शन में से हमें फर्स्ट का ए किस में दिया है। तो देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन में आपको दिया है, फोर्थ में नहीं दिया, तो फोर्थ तो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड मैच करते हैं, तो सेकंड जो आपको दिया है वो क्या दिया है आयरन। तो आयरन के लिए जो यहाँ पर बाकी के जो 3 ऑप्शन बचे हैं, तो आयरन के लिए जो सूटेबल मेथड होगा वो क्या होता है रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड, यानी कि जो यहाँ पर ऑक्साइड बनेगा उसका हम रिडक्शन कर देते हैं किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और कोक के साथ इन द ब्लास्ट फर्नेंस, किस में कर देते हैं भाई ब्लास्ट फर्नेंस में कर देते हैं। तो यहाँ पर सेकंड का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो सेकंड का डी देखो आपको यहाँ पर कौन से उसमें दिया है ऑप्शन में, तो सेकंड का डी देखो आपको दिया है सेकंड में, तो फर्स्ट भी कट हो गया है थर्ड भी कट हो गया है। एक बार हम बाकी के ऑप्शन और देख लेते हैं। तो देखो थर्ड ऑप्शन आपको क्या दिया है कॉपर, तो कॉपर के लिए क्या आ जाएगा, कॉपर के लिए मैच करेगा ऑप्शन नंबर सी रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड पार्शली एंड रिडक्शन। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है आपको जिंक, तो जिंक के लिए क्या आएगा, जिंक के लिए आएगा रोस्टिंग ऑफ फॉलोड बाय रिडक्शन विद कोक, यानी कि कोक की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं जिंक का रिडक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय द क्वांटम नंबर्स n एंड l। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको यहाँ पर और n और l की वैल्यू दी हुई है और आपको इन्हें क्या करना है इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है। तो अब देखो n प्लस एल आपने एक रूल पढ़ा होगा, ठीक है, n प्लस एल रूल होता है, तो उसी से हम क्या करते हैं यहाँ पर इनकी एनर्जी निकाल लेते हैं। तो देखो n प्लस एल फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और सेकंड केस में कितना आ जाएगा 4, थर्ड केस में कितना होगा 5, 3 + 2 इज़ 5 और 3 + 1 इज़ 4। अब देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये n प्लस एल की वैल्यू क्या हो रही है, जो n प्लस एल का सम आ रहा है वो क्या हो रहा है दो केसेस में सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब भी n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाती है सेम आ जाती है, तो जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होती है उसी की एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों में कंपैरिजन करो पहले, तो एनर्जी क्योंकि 4 से ज़्यादा तो किसके लिए ज़्यादा आएगी 5 के लिए एनर्जी ज़्यादा आएगी, जिनका सम क्या आ रहा है भाई 5 आ रहा है n प्लस एल का। तो वो किस किस में आ रहा है ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। अब ए और सी ऑप्शन में भी देखो क्या है, ए और सी ऑप्शन में भी आप क्या देखते हो कि दोनों का सम क्या है सेम है। तो अब जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होती है वही क्या होता है ज़्यादा एनर्जी वाला होता है। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब क्या है कि a की एनर्जी सबसे ज़्यादा बनेगी, तो यानी कि a की एनर्जी हो गई सबसे ज़्यादा। अब इसके बाद क्या आएगा, अब इन दोनों से कंपैरिजन करना है इसको सी वाले ऑप्शन को, तो इन दोनों की तो सम कितनी है भाई 4 है, तो इससे तो ये ज़्यादा ही आएगी, तो यानी कि सी आ जाएगा। इसके बाद अब बचा क्या, देखो बी ऑप्शन बच गया है
और डी ऑप्शन बच गया है। अब दोनों में क्या है देखो, फिर से n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो n प्लस एल की वैल्यू जब सेम होती है तो n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसी की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है भाई, देखो किसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा है, 4 के लिए, तो इसी की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा d। तो ये क्या आ गया, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस आ गया है। तो ये देखते हैं अब हम कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखो ए हमें 2 ऑप्शन में दिया है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो देखो फर्स्ट कट हो जाएगा और लास्ट में फोर्थ कट हो जाएगा। अब बचा सेकंड और थर्ड ऑप्शन, तो इसमें भी ये भी आइडेंटिफाई कर लो, डी क्या आना चाहिए, सबसे कम आना चाहिए। तो डी किस में आ रहा है भाई, थर्ड में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो इसे आप, अगर आपको 1s 2s इस तरह से जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, अगर आपको सीक्वेंस में एनर्जी पता है कि ये एनर्जी का ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, तो आप ये क्वेश्चन उस बेसिस पे भी कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 4, l की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमें पता है l की वैल्यू जब 0 1 2 3 ये होती है तो कौन से डेजिग्नेशन आते हैं, तो l के लिए होता है s, और 1 के लिए होता है p, 2 के लिए होता है d, और ये होता है f। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4p, यहाँ पर क्या बन जाएगा 4s, और यहाँ पर क्या बन जाएगा ये 3d, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 3p। तो आप क्या है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में फिल करते हैं उसके बेसिस पे भी ये सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीएच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड विल बी। यहाँ पर देखो FeCl3 लिया है हमने और इसका क्या है आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है। इसके लिए पीएच की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है, गैस करनी है कि लेस देन 7 होगी, 7 होगी, मोर देन 7 होगी, या फिर मोर देन 14 होगी। तो देखो हमें पता है जो पीएच स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो 1 से लेके 14 तक होता है। 14 का मतलब होता है मोर बेसिक, यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक। और 1 का मतलब क्या होता है, सब स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि मोर एसिडिक इन नेचर होता है। और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यानी कि 7 से जब 1 की तरफ आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, यानी कि लेस देन 7 का मतलब एसिडिक है, और मोर देन 7 का मतलब क्या है, बेसिक है। यानी कि 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक बिहेवियर क्या होता है, बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखो जब आप FeCl3 का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो इसका मतलब क्या, वाटर में लिया हमने, तो ये FeCl3 का क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्या करता है, इसके एक्वस सॉल्यूशन में ये बना लेता है FeOH का थ्राइस, और यहाँ पर प्लस में क्या आ जाता है, देखो यहाँ पर क्या है, वाटर है ना, तो वाटर का क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। तो ये OH तो क्या है, यहाँ पर इस आयन के साथ चला गया है, फेरिक आयन के साथ चला गया है। अब यहाँ पर बचा क्या सॉल्यूशन के अंदर, देखो क्लोरीन बच गया है, और प्लस में क्या बच गया है, H पॉजिटिव आयन बच गया है। तो H पॉजिटिव आयन क्या सिग्निफाई करते हैं भाई, एसिडिक बिहेवियर को। H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एसिडिक नेचर ना। अब एसिडिक नेचर है तो इसका मतलब क्या है कि पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। तो देखो 7 तो होगी नहीं, मोर देन 14 भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्केल ही 1 to 14 होता है, तो मोर देन 14 तो कहाँ से ही होगा। और फिर मोर देन 7 तो क्या शो करता है, बेसिक बिहेवियर, बेसिक नेचर। बट यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको क्या दिख रहा है, देखो H पॉजिटिव आयन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, लेस देन 7 होगा। यानी कि ये क्या है, ये कैसा बनेगा, एसिडिक इन नेचर बनेगा। यानी कि जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हो तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है भाई, एसिडिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 4 क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटाशियम एटम आर। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है, 4 क्वांटम नंबर पूछे हैं आपसे पोटाशियम एटम के लिए। तो पोटाशियम एटम का सबसे पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो क्या होता है 19। और जब आप इसकी कन्फिग्रेशन लिखते हो तो इसकी जो कन्फिग्रेशन आती है वो क्या होती है, आर्गन 18 4s प्लस। जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आर्गन 18 4s1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है 4s होता है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में या समझने में प्रॉब्लम होती है तो उस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करना। और सेम एज़ इट इज़ क्वांटम नंबर के ऊपर भी मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है इसी टॉपिक के ऊपर, कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं मैंने उस वीडियो में सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर वाले जो वीडियोज़ है, एक बार उनको रिवीजन के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने साथ-साथ उसमें क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बनी है वो क्या बनी है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बना है, 4s1। अब 4s1 बना है तो देखो यहाँ पर 4 तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n की वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू तो हो गई 4, तो देखो 4 तो आपको सारे ही ऑप्शन में दिया है, चारों ही ऑप्शन में। अब देखो s के लिए जो डेजिग्नेशन होता है, यानी कि l की वैल्यू जो होती है s डेजिग्नेशन के लिए, s ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। तो अब आप यहाँ पर चेक कर लो कि 0 किस किस में दिया है। तो देखो सेकंड में 1 दिया है, फोर्थ में भी 1 दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए हैं, कट।
तो यानी कि n की वैल्यू आ गई है, l की वैल्यू 0 आ गई है। अब आपको नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो क्या होता है, m होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ये करते हैं -L2 + L। इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -L2 + L। तो -L2 + L है तो इसका मतलब क्या है, देखो l की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब m की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो अब देखो m की वैल्यू 0 आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट में या फिर थर्ड में है, तो देखो ये थर्ड ऑप्शन में दिया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और ये तो आपको पता ही है, फोर्थ जो क्वांटम नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि या तो वो प्लस हाफ होगा, यानी कि या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे ही क्वेश्चन किसके थे भाई, एचटेट के थे। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं एचटेट वाले एग्जाम के, उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम DSSB के एग्जाम के डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर देखो आपको दो स्टेटमेंट दी और ये पूछा है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सा नहीं है, या फिर दोनों ही है। तो देखो हम देखते हैं। फर्स्ट आपको दिया है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। अब सबसे पहले तो आपको डिफ्यूजन पता होना चाहिए, डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, एक तरह से इंटरमिक्सिंग होती है, ठीक है। इंटरमिक्सिंग यानी कि आपस में मिल जाना। अब ये होती किस तरह से है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, यानी कि जहाँ पर भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से किसकी तरफ जाते हैं भाई, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो यानी कि इंटरमिक्सिंग की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से होती है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अब देखो इसने क्या कहा है कि जो डिफ्यूजन होता है ना, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो किस में जल्दी होता है, वो लिक्विड्स में जल्दी होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब हम पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात करें तो आपको पता है कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो सॉलिड में सबसे कम होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। फिर इसके बाद किस में आता है भाई, इसके बाद जो आता है वो किस में आता है, इनसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है, लिक्विड में होता है। फिर सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेज में होता है। तो यानी कि आराम से डिफ्यूज़ कौन हो पाएंगे, जिनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, यानी कि और क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, कम है। तो सॉलिड में तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और स्पेस भी कम होता है। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पर तो कोई डिफ्यूज़न नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर लिक्विड में क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और अगर हम कंपैरिजन करें तीनों स्टेट्स में, तो तीनों स्टेट में से सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो किस में होता है भाई, गैसियस स्टेट में होता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो आपको क्या दिया है कि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ये तो सॉलिड, लिक्विड की और जो गैसेस यानी कि स्टेट ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उन्हीं से ये क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक दिया है आपको कि जो गैसेस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है, कम होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो ऑप्शन नंबर 3, जिसमें आपको दिया है बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस बिकॉज। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। अब इसके लिए फिर से दो स्टेटमेंट दिए और पूछा है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको दिया है, इट इज स्टोर अंडर एक्सट्रीम लो प्रेशर टू सॉलिडिफाई इट। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको ड्राई आइस बनाने के लिए, सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या है, लो प्रेशर नहीं हाई प्रेशर की नीड होती है टू सॉलिडिफाई इट। यानी कि इसको सॉलिड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई, हाई प्रेशर चाहिए होता है, तभी ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो आपको क्या दिया है, इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 atm विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, चूज द करेक्ट कोड। अब देखो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया है कि ये क्या होता है, जो सॉलिड आइस होता है ना ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, ठीक है। सॉलिड से क्या बन जाता है, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एट 1 atm। यानी कि जब हम उसका प्रेशर, सॉलिड CO2 का प्रेशर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और डिक्रीज करके 1 atm तक ले आए हैं, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है और विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो इस प्रोसेस को जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में आता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ये प्रोसेस क्या होती है भाई, सब्लिमेशन होती है।
और जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है आपको ये बिल्कुल करेक्ट दिया है, क्योंकि देखो हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, वो सॉलिडिफाई हो रहा है। इट मीन्स अगर हम प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो प्रेशर को कम करेंगे तो उसकी जो सॉलिडिफिकेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। ये क्या आ जाएगा, ओनली 2 ऑप्शन, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ना सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ। अब देखो यहाँ पर प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया इन्होंने, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो देखो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, आपने 3 तरह की स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। बट 2 स्टेट ऑफ मैटर और होती है, एक प्लाज्मा होती है और एक बोस आइंस्टीन होती है। तो ये प्लाज्मा के ऊपर ही क्वेश्चन है। ये 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री की जो बुक है साइंस की जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें आपको दिया हुआ है। तो देखो प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या होता है देखो, ये क्या होता है, दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जो होते हैं इसके, ये कैसे होते हैं भाई, सुपर एनर्जेटिक होते हैं, सुपर एक्साइटेड होते हैं। और दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज गैसेज। और ये कैसी फॉर्म में होते हैं, जो इसके पार्टिकल होते हैं आयंस की फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल दिया है इसका, नियोन बल्ब होता है, फ्लोरोसेंट बल्ब होता है। नियोन बल्ब में क्या होता है भाई, नियोन गैस होती है। फ्लोरोसेंट बल्ब में क्या होता है, हीलियम गैस होती है। और देखो आगे क्या दिया है आपको, कि व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू गैस, यानी कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है ना गैस से। जैसे अब देखो ये बल्ब है, इस बल्ब में से क्या है, यहाँ पर गैस फिल कर रखी है आपने, तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये क्या होती है, ये जो गैस होती है क्या होती है, आयनाइज हो जाती है। और इसी आयनाइज होने से ये क्या होता है, यहाँ पर प्लाज्मा क्रिएट होता है। और ये जो प्लाज्मा क्रिएट होता है यही क्या करता है, एक कलर को क्या करता है, कलर में ग्लो होता है, ठीक है। प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर, ये एक स्पेशल कलर के साथ ग्लो करता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। यानी कि कौन सा कलर ग्लो करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि गैस कौन सी है उसमें, ठीक है। नेचर ऑफ गैस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। और इसके एग्जाम्पल देखो आपको साथ साथ क्या दिए हैं यहाँ पर, ये एग्जाम्पल दिया देखो, सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। जो सन और जो स्टार होते हैं वो भी किसकी वजह से ग्लो होते हैं भाई, वो भी होते हैं प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा, यानी कि 4th स्टेट ऑफ मैटर की वजह से। आपने पढ़ा है ना कि जो सन के अंदर होता है वो क्या होती है, गैसेस फिल होती हैं, स्टार्स भी गैसेस से बना होता है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, ये आयनाइजेशन प्रोसेस होती है हीट की प्रेजेंस में, यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट में जब हीट होती है तो वहाँ पर ये आयनाइज यानी कि आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर जिसकी वजह से क्या करता है, ग्लो करता है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको क्या स्टेटमेंट दिए हैं और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया है। फर्स्ट आपको दिया है एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड फॉर्म ऑफ आयनाइज गैस, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड दिया एक्सट्रीमली स्टेबल एंड अनचार्ज न्यूट्रॉन ऑफ सेवरल गैसेज, ये नहीं है। थर्ड ऑप्शन है एक्सट्रीमली चार्ज पार्टिकल ऑफ गैसेज अंडर वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर नहीं होता है, हाई टेम्परेचर होता है। तो फोर्थ ऑप्शन दिया है एक्सट्रीमली स्टेबल पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड एंड चार्ज पार्टिकल ऑफ अ नोबल गैस अंडर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। देखो लो टेम्परेचर नहीं होता है, नोबल गैसेस तो हो सकती है बट ये लो टेम्परेचर नहीं होता है, सॉरी लो टेम्परेचर नहीं होता है, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। सन में तो देखो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, हाई टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर जो सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट है आपको जो दिया है वो कौन सा ऑप्शन बनेगा, वो बनेगा भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड फॉर्म ऑफ आयनाइज गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सबको पता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट इन कैल्विन स्केल जो होता है वो कितना होता है भाई, वो होता है 273.15 कैल्विन एग्जैक्ट ये होता है। बट आपको अगर ऑप्शन में 273 कैल्विन मिलता है इसके प्लेस पे तो आप ये भी टिक कर सकते हो 273 कैल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एज स्टेटेड बाय प्राउस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिए स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम नहीं होता है। सेकंड आपको दिया है देखो, प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय हीट, हीट तो बिल्कुल ही नहीं होता है। आपको फोर्थ ऑप्शन में दिया है डेंसिटी, ये भी नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वो जो डेफिनेट जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं भाई, ऑलवेज प्रेजेंट बाय मास, यानी कि वो मास के साथ एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वहाँ पे ये एग्जांपल भी इसी तरह से दिया हुआ है। जैसे देखो आपके पास वाटर है, तो वाटर आप क्या करते हो, आप टैप वाटर ले लो, ठीक है, आप सी वाटर ले लो,
वाटर, मिनरल वाटर ले लो, आप कोई भी वाटर ले लो, तो लेकिन जो वाटर होता है, वाटर का जो केमिकल फ़ॉर्मूला बनता है, वो क्या होता है भई हमारे पास? H2O होता है। क्या होता है वाटर का केमिकल फ़ॉर्मूला? H2O होता है। यहाँ पर इसका मास का रेशियो निकालो, इसका मास कंपोज़िशन निकालो, तो यहाँ पर देखो 1 हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो 2 का कितना होगा 2, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये कितना आ गया, यहाँ पर देखो कट करके कितना आ गया 1:8, तो यानी कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ हमेशा क्या होता है 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रेज़ेंट होता है, तभी वो क्या बनता है वाटर बनता है, और ये क्या होता है, ये हमेशा प्रोपोर्शन क्या रहता है फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पर देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, और इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, इसके पॉइंट्स क्या है, ये क्लियर होने चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दीज आर कॉल्ड एटम्स। सेकंड जो दिया है वो क्या दिया है कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एटम्स आर इनडिविजिबल, अकॉर्डिंग टू डाल्टन बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आपको दिया है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, कि भाई एटम ना तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना क्रिएट हो सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो क्या है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग द मास, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। अब देखो उसने क्या कहा है, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, उसने ये बोला है कि अगर एक ही एलिमेंट के आप एटम लेते हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने गोल्ड लिया है, ठीक है, और गोल्ड ही एलिमेंट के आप क्या कर रहे हो एटम्स ले रहे हो, तो जितने भी एटम्स बनेंगे गोल्ड के वो सब क्या रहेंगे सेम रहेंगे, यानी कि उनका मास है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो सब क्या है सेम रहेगी। ठीक है, सेम एलिमेंट के तो पार्टिकल क्या है भाई, सेम एलिमेंट के एटम्स तो क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे, सेम प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आपने गोल्ड ले लिया और यहाँ पर क्या किया है सिल्वर ले लिया, अब देखो दोनों ही एलिमेंट क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों के जो एटम्स है उनकी प्रॉपर्टीज भी तो डिफरेंट ही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। यहाँ पर क्या बोला है कि जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, वो कंबाइन होते हैं किसमें, स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या दिया है कि इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट, यानी कि किसी भी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर रहते हैं और जो एटम्स रहते हैं वो क्या रहते हैं भाई कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमें जो 4 स्टेटमेंट दिए इनको हम रीड आउट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड आपको दिया है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी बिल्कुल ठीक है कि एक एलिमेंट के तो एटम्स जो हैं वो तो भाई सेम ही रहेंगे, आइडेंटिकल ही रहेंगे। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपको दिया है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। स्मॉल रियल नंबर नहीं होता है भाई, अभी देखो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था क्या होता है भाई स्मॉल होल नंबर रेशियो होता है। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट क्या है इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा, जो कि राइट आंसर है बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया है वो क्या दिया है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटम मास यूनिट। अब देखो यहाँ पर ये पूछा है कि यूनिवर्सली जो हमने एटॉमिक मास यूनिट को एक्सेप्ट किया था उसके लिए हमने कौन से आइसोटॉप को स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह यूज़ किया था या फिर चूज़ किया था, ठीक है, मेज़र करने के लिए। तो ये हमें पता है किससे किया था, अभी हमने कार्बन से किया था, और कार्बन का कौन सा आइसोटॉप 12, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स। यहाँ पर देखो कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो ये तीनों तो बिल्कुल ही गलत है। क्या बोलते हैं भाई उसे हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल हमने लिया O2, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का, और यहाँ पर जो इसकी एटॉमिसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी 2 बनेगी, ठीक है। इसी तरह से जो फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है P4 होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है भाई 4 है, ठीक है। तो यही पूछा है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं भाई एटॉमिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। यहाँ पर देखो थॉमसन मॉडल के लिए स्टेटमेंट दिए हैं, 2 स्टेटमेंट दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों करेक्ट है या फिर गलत मतलब इनकरेक्ट है। क्या दिया है आपको, पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो दिया है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। ये बिल्कुल ठीक बात है
कि हमने जो एटम था, यानी कि थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम था वो कैसा बताया था उसने कि एटम क्या होता है, एक स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है और ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, यानी कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। इसने इसका कंपैरिजन किससे किया था भाई, वाटरमेलन से किया था, पुडिंग से किया था। और वाटरमेलन में इसने कैसे कंपैरिजन किया था कि जो पूरा रेड पार्ट होता है वो उसको तो इसने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज पूरे उसमें एटम में स्प्रेड है और जो उसके सीड्स होते हैं उसको उसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन है जो उसके अंदर क्या है, धसे हुए हैं, एम्बेडेड है, उसको उसने क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन बोल दिया था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। और जो सेकंड पोस्टुलेट दिया है, इसका सेकंड स्टेटमेंट दिया है वो देखते हैं हम कि द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसने ये बोला है कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये क्या बोला है इसने कि ये इक्वल नहीं होते हैं और एटम जो है वो भी क्या है, होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं होता है। अब देखो अगर उसने ये बोल दिया इक्वल नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल तो बनेंगे नहीं, बट ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या होता है भाई, ये न्यूट्रल भी होता है और न्यूट्रल होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा और जो नेगेटिव चार्ज बनेगा एटम के अंदर वो मैग्नीट्यूड में कैसा होता है, इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पर ये नोट नहीं होता, इस क्वेश्चन में अगर ये नोट नहीं होता तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाती है भाई, ट्रू हो जाती है, यानी कि इसका आंसर बन जाता बोथ 1 एंड 2। बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको नोट दिया है तो ये स्टेटमेंट हो गई है इनकरेक्ट और इनकरेक्ट होने की वजह से जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स होता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने क्या बताया था, ये न्यूलैंड ने दिया था और इसने क्या बताया था, इसने ये बताया था कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक वेट, यानी कि जब हम एलिमेंट्स को उनके अटोमिक वेट इंक्रीज होने के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सीक्वेंस में लगाते हैं, एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे रखेंगे एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक वेट। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया था, उसने ऑब्जर्व किया था कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि उसने ये ऑब्जर्व किया था कि हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होगी, फर्स्ट एलिमेंट जैसी होगी। यानी कि जिस तरह से देखो आपने म्यूज़िक के नोट्स देखे होंगे, म्यूज़िक में 7 सुर होते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से जो 7 नोट्स होते हैं उसी के बेसिस पे इसने बताया है कि जो फर्स्ट वाला बनेगा यानी कि वो किसके सिमिलर होगा, एट्थ की। तो ये बताया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने। तो ये कुछ ही एलिमेंट्स तक क्या था भाई, अप्लाई हुआ था, सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं हुआ था। ये जो उसने बताया था ये ऑब्जर्व करने का यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ बताने का, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ जो एलिमेंट्स बताया था, ये जो बताया था ये सारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। ये कहाँ तक अप्लाई हुआ था, एप्लीकेबल था, ये सिर्फ अप टू कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, मैंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसने क्या बताया था, तो उसने क्या बताया था कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है। किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है भाई, एटॉमिक मास का। तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें दिया है। फर्स्ट में देखो आपको दिया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बेसिस पे होता है भाई, एटॉमिक नंबर होता तो है बट ये कौन बताया था, ये किसने बताया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने बताया था। जो सेकंड दिया है इसमें क्या बताया, आयंस का बताया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और जो थर्ड है ये क्या है, एटॉमिक मास, यही क्या है इसका राइट आंसर है। जो मैंडलीव ने बताया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे बताया था और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। और जो फोर्थ स्टेट, अब राइट आंसर तो मिल ही गया, इसमें तो एटॉमिसिटी लिखा है तो ये तो इनकरेक्ट ही हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, दोनों ही एग्जाम्स के। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।